नमस्कार। आज एक ऐसे शख्स की बात जो होकर भी हमारे बीच नहीं होते थे और आज न होकर भी हमारे बीच होने का एहसास दिला रहे हैं। बात राजनारायण सर की, जो गाजीपुर के एक छोटे से गांव खुर्दा नौनहरा में पैदा हुए, जिनका जन्म 24 अप्रैल 1974 को हुआ और वो एक छोटे से परिवार में पले। इनके पिताजी परमानंद यादव जी उनके देखरेख में आगे बढ़े और लगभग 90 के शुरुआती दशक में इलाहाबाद आए, जहां से वो ग्रेजुएट किए, पोस्ट ग्रेजुएट किए और यहाँ के संघर्षशील परंपरा में पले बढ़े और आगे बढ़ते हुए असमय 50 साल 1 महीना 24 दिन की छोटी उम्र में ही हम लोगों से अलविदा कह के चले गए। इनको विनम्र श्रद्धांजलि। आपके आने से हमें प्रेरणा मिलती है, तो मैंने कहा मुझसे ज़्यादा तो आप प्रेरित करते हैं लोगों को कि मैं तो फिर भी मतलब इतनी वय पर भी मेरे मन में ये रहता है कि मुझे नोटिस लिया जाए, अखबार में नाम ना आए तो नाराज़गी होती है, तो या कोई कमेंट टिप्पणी प्रतिकूल हो जाए तो बुरा लगता है। लेकिन आपका तो ऐसा नहीं लगता, आप तो बिल्कुल जैसे वाकई गीता के निष्काम कर्म के आप उदाहरण हैं। ऐसा हम लोग लेकिन बातचीत करते रहते थे हम हमेशा उनकी जो आंखों की चमक होती थी, उनकी आंखों की चमक से लगता था कि वो कभी निष्क्रिय नहीं है, वो केवल इनएक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, बाकायदा पार्टिसिपेंट हैं। और उनके होने मात्र से मतलब लगता था कि कुछ महत्वपूर्ण होता हो रहा है। और वाकई उनकी सिंसियरिटी और सबसे बड़ा मुझे वाकई अपने से कम उम्र के लोग और बहुत कम उम्र के व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना पड़े, ये बहुत अजूबा लग रहा है। और ये मुझे दूसरी श्रद्धांजलि सभा ऐसी लग रही कि जिसमें एक लो प्रोफाइल का व्यक्ति जो हमेशा हर मीटिंग में, हर आंदोलन में, हर एक्टिविटी में आगे रहे, लेकिन लो प्रोफाइल में रहे, कभी अपने को आगे न करे, ये दूसरा व्यक्ति है राजनारायण। पहली व्यक्ति थी मीना भाभी, जिनका भी फरवरी में पिछले साल नवंबर में हुआ था निधन। उनके साथ ये था, कभी वो मंच पे नहीं देखी जाती थी, कभी प्रमुख भूमिका में नहीं देखी जाती थी, कभी नेतृत्व में भी नहीं देखी जाती थी, लेकिन हर जगह उनका होना अनिवार्य होता था। कुछ वैसा ही हमें राजनारायण के साथ लग रहा है। इस व्यक्ति ने कभी अपने को नेतृत्व के लिए आगे नहीं किया, कभी प्रमुखता में नहीं रहा, लेकिन हर जगह नोटिस लिया जाता रहा था और शायद सबको भी नोटिस लेता था कि वो ये व्यक्ति राजनारायण, ये हर आदमी को नोटिस भी लेते थे। नोटिस इसलिए लेते थे कि घर में रहते थे और जब कहते थे कि भाई आपके आने से बड़ा अच्छा लगता है, आप आते हैं तो प्रेरणा मिलती है। ये केवल मुझसे न कहते रहे, और लोगों से भी कहते रहे होंगे जिनसे वाकई उनको बल मिलता रहा होगा। और वो कहते थे, लेकिन मुझे तो वाकई उनसे बल मिलता था, और बल मिलता था वाकई उनके होने मात्र से। और ये कि भाई देखिए, एक आदमी बिल्कुल निष्काम भाव से आंदोलन में या एक्टिविटी में शरीक, तो अब ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं कुछ थोड़ा सा जाहिर बात है, ऐसे मौके पर क्या हुआ जाता है, तो अपनी वाणी शुरू करते हैं। साथियों जिनसे उनकी मुलाकात जो है इसी स्वराज परिसर में हुआ था, और हम लोगों के बीच स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु श्रद्धेय प्रोफेसर आर सी त्रिपाठी मौजूद हैं, और उनसे चाहेंगे कि आप भी आए और बात करें। उन्हें इस बात का अहंकार हो जाता है कि केवल वही समाज बना रहे हैं, बाकी लोग समाज बना नहीं रहे, तोड़ रहे हैं। आज की जो ज़रूरत है वो समाज को लगातार जोड़ते रहने की है, क्योंकि तोड़ने के बाद जो है समाज जुड़ नहीं पाता है।
राजनारायण जी का व्यक्तित्व मुझे इसीलिए विशेष लगता है। ईश्वर उनको ठीक से रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और हम सब लोगों जो कुछ उस परिवार के लिए कर पाएँ वो करने का प्रयास करें। कभी राजनारायण जी के लिए ये नहीं सोच पाए थे कि ऐसा समय मेरे पास होगा कि मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करूं। राजनारायण जी और सबद का जो रिश्ता है वो क्या ही बताएं। हम लोग एक महीने में एक छोटा सा 10-15 लोगों का बैठ के बातचीत करते हैं, उसमें भी राजनारायण जी को जब भी फुर्सत होती थी आते थे। लेकिन मैंने उनको देखा कि वो कभी अपने को एक्टिविस्ट नहीं कहते थे, लेकिन वो एक्टिविस्ट थे। हर एक मोमेंट में, हर एक संगोष्ठी में, हर एक जगह उनकी उपस्थिति साइलेंट तरीके से रहती। और सबद के साथ उनका बहुत ही नज़दीक का रिश्ता था और मैं सबद में उनका देखी कि कैसे बनाया जाता है। जो हम लोग एक्टिविस्ट होने के बाद हम लोगों को लगता है कि हम भाषण दे के, हम धरना प्रदर्शन करके, और जैसे उन्होंने अपना डिसाइड किया हुआ था कि वो लगातार अपने स्टूडेंट्स को लेके आते थे मेरे यहाँ, इस किताब को पढ़ो, इस किताब में जो बातें कही गई हैं इस किताब को ऐसे समझो, ऐसे दुनिया को देखो। एक नज़र दुनिया को देखने का ये भी हो सकता है। जो इन जनरल स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं वो देखते हैं कि कैसे हमको उनके पास वही आम समाज में जैसे रहते हैं आम लड़के लड़कियां वैसे ही वो भी होते हैं, लेकिन कैसे उनको देखने के लिए एक दृष्टि देना, ये राजनारायण जी एक साइलेंट तरीके से काम करते थे। इसलिए मैं मानती हूँ कि राजनारायण जी एक अच्छे एक्टिविस्ट थे। और हमेशा मैं तो आज तक राजनारायण जी का यही स्माइल हमेशा देखती रही, कभी ऐसा नहीं देखा तो उनके चेहरे पे, जितनी मैं समझती हूँ कि पिछले दिनों वो 15 दिन स्वरूपरानी में भर्ती हो के आए और जिस तरीके से मुझसे बोले कि सुनीता जी मैं यहीं बाल भवन के पास औंधे मुँह गिर गया था और 15 दिन स्वरूपरानी से हो के आ रहा, इतना सहज तरीके से। अब मेरा और उनका रिश्ता एक लेवल पे इस तरीके का बिल्डअप हो गया था कि हम लोग डांट भी देते थे कि थोड़ा तो ख्याल रखा करें। बीपी का उनको प्रॉब्लम था, हमेशा दवा तो लिया करें। अब उसके बाद ये मेरा कंटिन्यूएशन हो गया था कि आपका हेल्थ कैसा है। कोई इनके ऊपर ना आप देखिए तो एकदम छरहरे बदन के आदमी। हम लोग अपेक्षा ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हमारे बीच राजनारायण जी नहीं हुए। हमारे लिए 7:38 पे मेरे पोस्ट पे उन्होंने कमेंट किया है, सुनीता जी ये वाली मैगजीन मेरे लिए एक प्रति रख लीजिएगा। मैं अगले दिन उनको सबक पे अपेक्षा कर रहे थे कि मेरे यहाँ आएंगे उस पत्रिका को लेने, और अचानक से राजेश जी फ़ोन करते हैं कि सुनीता राजनारायण जी को हार्ट अटैक हो गया है। मैंने जब बोला कि चलते हैं हम लोग स्वरूपरानी उनको देखने, क्राइसिस में भी रहते हैं, देखने चलते हैं, तो बोल रहे हैं देखने नहीं जाना होगा, वो रहे नहीं। वो मुझे आधा घंटा ये बात विश्वास करने में लग गया कि वो हमारे बीच नहीं है। तो इसलिए राजनारायण जी इसलिए हमारे सोसाइटी में एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो समाज और देश को देखने की कैसे एक साइलेंट तरीके से कोशिश करते हैं, और सिर्फ कोशिश खुद में नहीं करते हैं, वो अपने इर्द गिर्द भी लोगों को, जितना जहरीला समाज इस दौर में हो गया है उस दौर में तबीयत से एक पत्थर उछालने की वो कोशिश करते हैं। इसलिए राजनारायण जी को यहाँ जो हम लोग बैठ के आज उनको बहुत ही श्रद्धा से अपने आंसुओं के साथ इनको याद कर रहे हैं, और वो राजनारायण जी को हमेशा हमारे बीच में और भी 10 राजनारायण जी को खड़ा होना होगा इस तरीके से साइलेंट तरीके से काम करने के लिए। तो मेरी तो उनका इसी तरीके से श्रद्धांजलि है, और आगे भी जितना भी हो सकेगा मैं उनके स्टूडेंट्स के और अदर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के साथ मैं संपर्क में रहती हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनारायण सर को पिछले 15 वर्षों से जान रहा था। मेरी
लगभग 10 वर्ष शुक्ला मार्केट में संगम चौराहे के पास मैं अपनी मौसी के यहाँ 2006 से 2016 तक मैंने वहाँ जीवन बिताया था। तो उस दौरान मेरी उनसे लगभग रोज़ मुलाकात होती थी। रोज़ शाम को शुक्ला मार्केट में पुलिया के पास हम लोग मिलते थे और तमाम सारी गुफ्तगू होती थी। पहली मुलाकात जो मेरी उनसे हुई होगी वो यहीं स्वराज विद्यापीठ में ही हुई होगी। स्वराज विद्यापीठ में एक राष्ट्रीय कार्यशाला 2010 में हुई थी, जिसमें देश भर के तमाम बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता आए थे। उसी में वो हमसे मिले थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे मिलते रहे तमाम गोष्ठियों में। तो दो व्यक्तियों से खास तौर पर दो व्यक्तियों से वो बहुत प्रभावित थे इलाहाबाद में। एक प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा से प्रभावित थे और दूसरे बनवारी लाल शर्मा से। प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा के बारे में सबसे पहले स्वराज विद्यापीठ आते थे तो उन्होंने ही बताया। मतलब जब गोष्ठियों से निकल कर यहाँ से हम लोग जब यहाँ की बातें रास्ते में करते हुए जाते थे तो यहाँ के बारे में प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा के बारे में, बनवारी लाल शर्मा के बारे में, इस संस्थान के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें हम लोगों से साझा की थी। एक पूरा समूह हम विद्यार्थियों का शुक्ला मार्केट में रहता था, जो रोज़ शाम को राजनारायण सर से मिलता था। लगभग शाम जो है एक पुलिया के पास चाय की दुकान था, वहाँ पर सबको चाय पिलाते थे और हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस के हमारे कई साथी शुक्ला मार्केट और उधर सलोरी गायत्री नगर उधर रहते थे, तो हम लोगों का जमावड़ा रहता था और तरह तरह की बातें होती। मैं आप सभी के साथ कुछ उनके व्यक्तित्व के ऐसे भी पहलू हैं जो आपके सामने साझा करना चाहता हूं, जिनसे बहुत सारे लोग अवगत नहीं हैं। एक तो ये है कि उनकी राइटिंग बहुत खूबसूरत थी। जो जानते होंगे जो लोग, वो वाकिफ होंगे कि बेहद उम्दा लिखते थे, बेहद सुलेख। उनका जो लेखन था वो ऐसा था कि जैसे लगेगा कि कोई अंग्रेज़ी में जिस तरह कर्सिव राइटिंग लिखी जाती है उसी तरह वो हिंदी में लिखते रहे, बेहद सुंदर अक्षरों में। और मैंने एक दो ही देखा था, लेकिन अभी हमारे साथी रोहन ने मुझे उपलब्ध कराया है। बहुत खूबसूरत स्केच भी बना है उनकी डायरी में। निराला के, टैगोर के, गांधी के, अंबेडकर के, भगत सिंह के, बहुत सारे जो साहित्यिक और राजनीतिक शख्सियत हैं, सब की उनकी डायरी में जो है स्केच, खूबसूरत स्केच बना। उनके कमरे पे अक्सर हम लोग बैठा करते थे। तो 6 बाई 6 के कमरे में एक बेड है, एक कुर्सी है, मेज और अलमीरा, उन सब में किताबें भरी हुई हैं। बेड पर भी वो जितनी जगह में सोते हैं उतनी जगह ही उनके पास है उस पूरे कमरे में। वह मुश्किल वो निकल कर बाहर उस कमरे में जाते हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर किताबें न रखी गई हैं। पूरा कमरा किताबों से भरा है, पत्रिकाओं से भरा है, तमाम पोस्टर्स से भरा हुआ है और बहुत खूबसूरत वो कमरा लगता है जब उसमें प्रवेश करिए। पूरी अलग दुनिया। शुक्ला मार्केट की एक लॉज में रहते हैं सर, सबसे ऊपर उनका कमरा है। और जिस तरह उन्होंने उसको सजाया था, उस पूरे अपनी जहाँ से उनको पोषण मिलता था, वो देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब ये इस चीज़ को भी छोड़कर। हमने उन्हें कई बार सलाह दी कि सर आप दूसरा कमरा बदल दीजिए, यहाँ पर आप क्यों रहते हैं इस छोटे से कमरे में। तो वो इन सब चीज़ों में कि अब चलें कमरा ढूंढें और फिर सामान सब शिफ्ट करें, इस तरह का हेडेक नहीं लेना चाह रहे थे और उनका आराम से जीवन। और अभी 4 ही 5 साल पहले, 3 या 4 साल पहले उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा था। इसके पहले वो छोटा फ़ोन चलाते थे और इस तरह की जो पूरी दुनिया है सोशल मीडिया और सूचना समाज की, इससे बहुत दूर रहते थे। इसके अलावा जो जिस तरह के जीवन की बहुत सारे लोग तसव्वुर करते हैं कि 9:30-10 बजे तक सो जाना रात में और सुबह 4 बजे उठ जाना, आज भी वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। और जिस दिन उनके साथ ये दुर्घटना हुई उस दिन वो 3:30-4 बजे के आसपास उठकर अपने बाथरूम में ही गए। वो आज के समय में भी उनका इस तरह का जीवन था कि वो यहाँ तक आते थे, यूनिवर्सिटी के पास थे, सोकर उठते थे और 4 बजे यूनिवर्सिटी के पास तक आते थे और यहाँ से वापस जाते थे। डेली उनका जो है ये
रूटीन रहता था। पहले जब इधर में रहता था तो ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह सुबह आते थे हम लोग जब प्रयाग स्टेशन, तो वो इधर से वापस होके जाते रहते थे टहल कर। तो उनका यह रूटीन था कि वो भोर में उठ जाते थे और एक बार एक राउंड लगा के टहल जाते थे। उस समय उधर का पूरा छात्र समुदाय लगभग सोता ही रहता था जब वो अपनी ये दैनंदिन क्रिया निपटा कर घर पहुँच जाते थे कमरे में। इसके अलावा उनकी मौजूदगी के बारे में बात यहाँ पर रखी साथियों ने कि कोई भी आंदोलन हो, मैंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा हो, चाहे वो छात्रों से जुड़ा आंदोलन रहा हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन रहे हों, स्वराज विद्यापीठ के तमाम सारे रैलियों में, गोष्ठियों में, निराला सभागार में, NCZCC से लेकर जितने इलाहाबाद में ऐसे सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ होती हैं, उन सब में उनकी उपस्थिति रहती थी। अभी हमारे हरदोई से हमारे एक विद्यार्थी साथी ने लिखा कि पारस नाम का एक विद्यार्थी है जो हिंदी से MA कर रहा है, तो उसने लिखा कि महज 1 साल उसको इलाहाबाद में हुआ और उसने सर के न रहने पे एक नोट लिखा कि उन्होंने इलाहाबाद की जितनी गोष्ठियाँ हुई होंगी, हिंदी विभाग की गोष्ठियाँ हुई हों, चाहे अन्य साहित्यिक संस्थान सांस्कृतिक संस्थानों की गोष्ठियाँ हुई हों, उनमें उनकी मौजूदगी देखी। और जैसे कि आप सभी अभी बात हो ही रही थी कि वो आगे चलने वालों में से नहीं थे, लेकिन पीछे चलने वालों में से ज़रूर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कारवां होता है उसका एक अंतिम पहलू भी होता है, उसका एक अंतिम धड़ा भी होता है, जहाँ पर वो हमेशा खड़े मौजूद रहते थे। हम लोगों के लिए एक खास तरह की हिम्मत की तरह है कि अच्छा, बहुत सारी बातों को हमारे उस्ताद लोग जब गुजर गए तो हम उम्र थे, तो हम लोग जो है बहुत सी बातें ऐसी किया करते थे जिसमें अपनी समस्याएं इनसे हम बयां कर सकते थे और उसका बहुत साहित्य में किस तरह का जवाब ऐसी समस्याओं का दिया गया है, ये देने की भी कोशिश राजनायक सर करते थे। लेकिन मुझे जो बातें आपके साथ साझा करनी थी वो ये भी थी कि इन्होंने कभी अपने बारे में बहुत कायदे से मुझे नहीं बताया। जैसे त्रिपाठी सर ने अभी कहा कि वो कहीं से भी किसी भी तरह उनके चेहरे पर या किसी भी तरह दुख में नहीं लग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो दुख में थे पर वो चेहरे से नहीं झलक रहा। जैसे वो जो गीत है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है कि हमसे छुपा रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ गम, कुछ ना कुछ उनके भीतर, और वह जो था जो उन्हें काट रहा था या जिनकी वजह से वो पीड़ित थे, वो उनका कितना भी व्यक्तिगत था, लेकिन वह एक राजनीतिक और सामाजिक था। क्यों राजनीतिक और सामाजिक था? क्योंकि उनकी पीड़ा उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में छिपी थी। अभी सुनीता जी कह रही थी कि किस तरह वो कोचिंग दर कोचिंग जा रहे थे। 1990 के दशक में शुरुआती 90-91 में इंटर करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA, फिर MA हिंदी साहित्य से MA करने के बाद एक व्यक्ति जो लंबे अरसे तक सिविल सर्विसेज और तमाम परीक्षाओं की तैयारी में लगा रहता है और उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, फिर वह कोचिंग से अपना जीवन यापन कर रहा था। तो मुझे लगता है कि और उसी के समानांतर यहाँ पर तमाम लोग कोचिंग चलाते हैं, लेकिन उनका कोई सामाजिक और सामाजिक सरोकार नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है किसी आंदोलन के प्रति, किसी जनता के किसी मुद्दे के प्रति। लेकिन इसके साथ ही वो अपना जो सरोकार है वो दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है वो बहुत कुछ दांव पर भी लेकर चल रहे थे और उस दांव पर उन्होंने अपना परिवार भी लगाया हुआ था, अपने बच्चे भी लगाए हुए थे। परिवार में जानकारी के लिए ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इनके माता पिता का देहांत पिछले 8 साल लगभग हुए, माता पिता का देहांत हो गया था और चाचा वाचा से संबंध ठीक नहीं थे, भाइयों में अकेले थे। इसके बाद इनकी एक पत्नी है जो कि बीमार रहती हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटी इस साल BSc 3rd ईयर में जाएगी और दूसरी बेटी अभी इंटर पास हुई है, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा उसका इस बार। और जो बड़ा लड़का है वो 9th क्लास से पास हुआ है, 10th में जाएगा और सबसे छोटा बेटा 5वीं पास हुआ है, जाएगा 6वीं। तो हम लोगों ने फौरी तौर पर कुछ परिवार को सहयोग करने के लिए सोशल मीडिया से कुछ सहयोग जुटाया है, लेकिन वह सब कुछ नाकाफ़ी है। मुझे लगता है कि मतलब
जीवन का कोई मूल्य नहीं है, फौरी तौर पर कुछ सहयोग इकट्ठा हुआ है। रोहन भाई बताएंगे कि कितना सहयोग हुआ है और आगे हम लोग उसको कैसे जारी रखेंगे। हम लोगों ने कुछ राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से भी अप्रोच करके उन्हें मदद दिलाने की कोशिश आगे की है, अभी वो प्रक्रिया में। एक मैं इलाहाबाद के नागरिक समाज स्वराज विद्यापीठ उनके तमाम विद्यार्थियों से भी आह्वान करूंगा कि वे कोई भी इस तरह का, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम किसी दूसरे साथी की इस तरह की श्रद्धांजलि सभा, मतलब ऐसा कुछ होगा तो श्रद्धांजलि सभा होगी, लेकिन हम किसी अपने साथी को ऐसे नहीं जाने देना चाहते कि जो कि हमारे साथ नारे लगा रहा हो और अगले दिन ही वो इस तरह की किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और फिर उसका कोई सोशल और सामाजिक उसकी आर्थिक जो पृष्ठभूमि हो वह भी बहुत गड़बड़ हो। तो क्या हम पहले ही क्या कहते हैं उसको, कि पहले एक ऐसा आउटरीच कर सकते हैं क्या कि हम, क्योंकि हमारी समस्याएं केवल हमारी व्यक्तिगत नहीं, जैसे अगर हमें आर्थिक समस्या है तो वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो एक सामाजिक समस्या है, वो राज्य की समस्या है। इसको लोग बहुत कायदे से समझते नहीं हैं। इसको समझना चाहिए कि हमारे रहने का, हमारे खाने का, हमारी हर एक चीज़ का जिम्मेदारी वो राज्य की, हमारी अपनी भी है, लेकिन उससे बढ़कर स्टेट की जिम्मेदारी है ये सब कुछ। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूसरे से साझा करने से हिचकना नहीं चाहिए, और वो दूसरा अगर हमारा दोस्त है, हमारा कॉमरेड है, हमारे साथ चल रहा है कदम दर कदम, तो उससे तो ज़रूर साझा करना चाहिए। और इस मामले में राजनारायण सर बहुत संकोचित थे और उन्होंने कभी बहुत कायदे, अपनी बड़ी बेटी के बारे में ज़रूर बताया था उन्होंने, लेकिन अपनी अन्य संतानों के बारे में भी नहीं बताया। तो क्या हमारे पास कोई मैकेनिज़्म है, और इस पर ज़रूर इस दिशा में हम सोचना चाहेंगे कि पहले तो ऐसा ना हो कि हमारा कोई साथी हमारे बीच का वो ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो, एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हो, और वो सामने मिले तो हमसे साझा भी ना करें। तो एक तो ये है कि क्या हम ऐसी कोई गोष्ठी रख सकते हैं जो इस प्रकृति में राजनीतिक ना हो कि वो उसमें चुनाव की चर्चा और एजेंडे पर बातचीत हो रही। क्या हम अपने सुख दुख को भी साझा करने के लिए कोई गोष्ठी रख सकते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह आज का जो दौर है, लालची समाज है, एक भयंकर व्यक्तिवादी समाज है, इसमें हम सभी भयंकर अलगाव से ग्रसित एलिनेट जी ने जितना विस्तार से राजनारायण जी के बारे में हमें बताया, उनके बारे में जानकर मैं तो उनके बारे में बहुत कम परिचित था, और यहीं पे एक दो बार मुलाकात हुई थी और कुछ धरने प्रोग्रामों में मुलाकात हुई थी। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ विशेष बातों पर चिंतन करने के लिए आज हमें ये दुर्घटना जो है हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में और इस विशेष परिस्थिति के बारे में थोड़ा ध्यान देकर जो है सोचें कि आखिरकार ये जो स्थितियां हैं इनसे निपटने के लिए हम कैसे साझे तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ये कि इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूर्वी इलाके के, बिहार तक के, मध्य प्रदेश तक से जो है, जो ग्रामीण इलाके से पढ़ने वाले और बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, वो आकर्षित होकर यहाँ पर अपना युवा जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बिताते हैं। दूसरा, यहाँ पर अपनी प्रतिभाओं को जैसे वो विकसित करते हैं और इस समाज के साथ जुड़ते हैं, इसके विपरीत जो दूसरी दुनिया जो है जिसकी तरफ हमारे शासक हमको ले जाना चाहते हैं, व्यावसायिक दुनिया, और वे थोड़े से लोग जो उस व्यावसायिक दुनिया में जाकर अपने मन को बेच लेते हैं, अपने मन को समाज से काट लेते हैं। इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे युवाओं का भंडार है जो किसी न किसी तरह से भारत की वास्तविकता से जुड़े रहते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि राजनारायण जी से ज़्यादा अच्छा उदाहरण हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो चुप रहकर हमारे बीच रहते रहे, और जैसा अंकित कह रहे थे पीछे थे, मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, पीछे खड़े होकर आगे की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश करते रहे। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, आज की स्थिति में जहाँ पे पूरा समाज ही एक उथल पुथल के दौर में है। अभी हाल के चुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरह से पूरी
प्रक्रियाएं हुई हैं, उसमें जो नीतियां हैं उसका विरोध जनता ने किया और उस वजह से ये परिणाम आया। उसका नेतृत्व विपक्षी दलों ने नहीं किया, उसका नेतृत्व खुद जनता के अंदर से ही उभर के निकल के आया। और वो तमाम इन गहरी चिंतनों से निकली हुई बात है कि लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अंकित ने जो इशारा किया कि हम समस्याओं को हल नहीं कर पाए, सुनीता जी ने बताया कि वो 15 दिन अस्पताल रहा है गिरकर, तो ये बहुत चिंता की बात है कि हम किस तरह का एक अपना ढांचा खड़ा कर रहे हैं। हम यहाँ आते हैं, गोष्ठी में बैठ के चले जाते हैं, लेकिन हमारा आपस में जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत गंभीर, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जितने भी संगठन हैं, छात्रों के हैं, नागरिक समाज है, खुद स्वराज विद्यापीठ में भी इस सवाल पर हम, क्योंकि इनकी तो एक लिस्ट है जहाँ पे मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग इसमें कभी ना कभी भाग लेते रहते हैं, तो कैसे इस एक आपस की खबरें, आपस की समस्याओं को साझा किया जा सके, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर चीज़ें पहले से पता हों तो बहुत सारे लोग हैं जो मदद में आगे आ सकते हैं। और इस प्रयास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम सभी लोगों को इसमें योगदान करना है और योगदान करना चाहिए। मैं राजनारायण भाई को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। उस व्यक्ति से हमारा परिचय होता है जो उसके साथ रहते हुए हम नहीं जान पाते। उसके न रहने पे जितनी ढेर सारी बातें मालूम होती हैं, तब हमको इस बात का एहसास होता है कि जिसको हमने खोया है उसकी अहमियत क्या है। राजनारायण जी भी वैसे ही एक व्यक्ति हैं। हर मीटिंग में उनसे मुलाकात होती थी, बात होती थी, लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि वो साइलेंट थे, चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन उनके पीछे की ज़िंदगी के बारे में हमको सब कुछ ज्ञान नहीं था, यहाँ आने पे मालूम हुआ। और जिस तरफ अभी इशारा हुआ सहयोग और उसकी बात, नागरिक समाज के वर्किंग कमेटी में हम इस बात पे गंभीर रूप से चर्चा करेंगे और इस पर कोई ठोस कदम भी नहीं। उनकी इस दुर्घटना में कहीं ना कहीं एक और आयाम है जिस पे हमें लगता है कि चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोविड इंजेक्शन लिया था और कोविड के इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत, जैसा साथियों से पता चला, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। और ये उनकी अचानक जो ये हार्ट अटैक उनको हुआ, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस बड़े पैमाने पे जो तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें से ही एक ये भी घटना है, क्योंकि एक लंबे समय से ये इस तरह के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। बीच में कुछ हॉस्पिटलाइज भी हुए और हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर ठीक हो के आए, लेकिन वो स्थिति फिर सुधरी नहीं और आर्थिक तंगी ने उसमें अपनी भूमिका जरूर अदा की होगी, क्योंकि प्रॉपर जो नरिशमेंट है, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पाया होगा। मैं अपने वक्तव्य ख़त्म करने से पहले राजनारायण जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। इलाहाबाद में जब से मैं एक्टिविज़्म में हूँ तब से मैं राजनारायण जी को देख रही हूँ और मुझे वो बहुत रोचक आदमी लगते थे और कई लोगों से मैंने इस पे बात भी की थी कि हर कार्यक्रम में, हर सभा में, हर प्रदर्शन में, हर गोष्ठी में बिल्कुल ठीक समय पे आना और पूरा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद जाना, बिल्कुल निष्ठा के साथ। तो मैंने मनीष जी से भी बात की थी और कुछ लोगों से और कि ये कौन आदमी, जब ये 2-3 साल पहले की बात है, कि ये कौन से आदमी हैं जो कि इतना पंचुअली हर कार्यक्रम में आते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात पता चली, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने इनको तो लाल बहादुर वर्मा जी के समय में भी देखा है। फिर मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे रविवार की गोष्ठी में उनको हमेशा देखा है और मतलब याद आया कि मतलब अगर मैं याद करूं कि मैं उनको कब से जानती हूं तो मैं याद नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि जब से मेरा एक्टिविज़्म शुरू हुआ होगा तब से मैं उनको देख रही हूँ। शायद हम लोग हम उम्र भी होंगे और उनके जैसा सब लोगों ने कहा कि समाज में हर तरह के लोगों की एक भूमिका होती है, तो वो अपनी भूमिका शायद जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से निभाया उन्होंने, कि हर जगह पे
एकदम अनिवार्य रूप से उनकी उपस्थिति रहती थी, उपस्थित रहना ये एक बड़ा योगदान है इस समाज को, सामाजिक गतिविधियों को, सामाजिक आंदोलनों को, और इसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, अच्छी भूमिका। और उनका जाना हाँ, और एक बात और भी याद आती है कि एक बार PUCL में जब वो शामिल हुए तो मनीष जी और मैंने बात किया कि ये सज्जन आदमी है और PUCL के लिए बहुत फिट पर्सन है, हम लोग इनको PUCL के नेतृत्व में लेने के लिए बात करते हैं। तो मनीष जी ने कहा कि वो तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप बात कर लीजिए। तो मैंने उनसे बात की जब फ़ोन पे, तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं सदस्य रहकर ही काम करूंगा, मैं हर जगह आता हूँ, हर जगह जाऊंगा, PUCL में भी ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। लेकिन उन्होंने बहुत पोलाइटली इसको मना कर दिया। और ये बात अब उसकी अहमियत मुझे अब बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है कि जैसे लग रहा है कि अचानक कोई बगल में जो बहुत सहारे के साथ बैठा हुआ था वो अचानक उठ के चल दे, उस तरह का एहसास हुआ उनके जाने से। तो ऐसे इंसान की अहमियत के बारे में ज़रूर हमको सोचना चाहिए। और मैं अंकित की बात को मैं जोड़ते हुए अपनी बात को आगे रखना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पे हमको जो भी हमारे आसपास जिन इलाहाबाद के जो और लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको आपस में अपने दुख सुख की भी बात करनी चाहिए। और वर्मा जी थे तो ये बात खूब ज़्यादा किया करते थे, और इलाहाबाद के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, हम लोगों के साथ भी किया है, हम लोगों ने उससे सीखा भी है, समृद्ध भी हुए उससे। और मैं एक ठोस प्रस्ताव भी रख रही हूँ कि अगर राजनारायण जी, क्योंकि यहाँ पर आए, वो एक नौकरी ढूंढने के लिए आए, लेकिन जो राजनारायण जी की कहानी है वो इलाहाबाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स की कहानी है कि वो यहाँ पर आए और नौकरी नहीं पा सके, जिन कोचिंगों में वो पढ़ते रहे उसी में फिर पढ़ाने लगे। गांव जाने में उनको दिक्कत आती थी क्योंकि गांव में लोग पूछते थे कि क्या भैया नौकरी लगी। तो ये यहाँ के इलाहाबाद आने वाले बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों का दुख है, और जो कि राजनारायण जी के रूप में हम समझ सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि राजनारायण जी के नाम पे एक ऐसा समूह या एक ऐसा ग्रुप बनाए, संगठन जैसा, जिसमें कि बेरोजगार इलाहाबाद के जो बेरोजगार जो यहाँ पे नौकरी की तैयारी करने के लिए आते हैं, कंपटीशन की एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, उनसे हम आपस में बातचीत कर सकें और उनको ये समझा सकें उस बातचीत में कि आपकी जो समस्या है वो केवल आपकी समस्या नहीं है, वो एक सामाजिक समस्या है, जैसा कि अंकित ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये काम सबसे अच्छे तरीके से हम राजनारायण जी के माध्यम से कर सकते हैं, और इस तरह से राजनारायण जी हमारे बीच में हमेशा रहेंगे कि राजनारायण जी के माध्यम से हम इस तरह का एक अलग एक ग्रुप बनाए जिसमें केवल इस तरह के लड़कों का आना जाना हो, लड़कियों का आना जाना हो, जो कि यहाँ पे नौकरी की तलाश में आए हैं, उनको किसी तरह के डिप्रेशन से ना गुजरना पड़े। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद जैसे कोटा एक सुसाइड का हब हो गया है, वैसे ही इलाहाबाद भी बनता जा रहा है डिप्रेशन का। जब सुसाइड कर लेते हैं लोग तब हमें पता चलता है कि हाँ वो डिप्रेशन में थे, लेकिन इसका भी हब बनता जा रहा है। तो इसको कैसे हम, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको भी एड्रेस करें। तो राजनारायण जी के माध्यम से उनके नाम पे हम अगर ये शुरू करें तो हम इस समस्या को एड्रेस कर पाएंगे। और मैं अपनी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि राजनारायण जी को अर्पित करती हूँ। मेरी तो मुलाकात डेली ही होती थी, मेरी क्लास चलती रहती थी और सर का उधरी से निकलना होता था। तो सर अगर हम पढ़ाने में बिज़ी हैं तो सर रुकेंगे और देख के मुस्कुरा के खुद से नमस्ते, मतलब उनके अंदर कभी ये नहीं था कि ये हमसे छोटी हैं, या कोई भी स्टाफ में हमारे छोटे बड़े जैसा उनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं था। हमसे खुद आगे होकर के वो हमेशा, हम नहीं देख पाते थे तो रुक करके पूछते थे और मैम कैसी हैं, क्या है। मतलब उनका इतना सरल स्वभाव था कि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो उनका एक विद्यार्थी मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनसे हम अभी कल मिल के आ रहे हैं वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका स्वभाव और मतलब जो उनकी, हम ये कहेंगे कि उनका अंदर कुछ और चल रहा था, वो दिखते कुछ और थे। जो उनकी परेशानियां थी उनके फेस में हमने कभी, मतलब हम कभी रीड नहीं कर पाए कि सर के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें कैसी दिक्कत परेशानियां हैं। फिर जब वो नहीं रहे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल करके आईं कि उन्हें इस तरह की, मतलब उनकी फैमिली में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम सब लोग जितना भी हो सके अब यही कर सकते हैं कि उनका सहयोग कर सकते हैं, और अब हम उनके लिए इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो हम लोग के बीच में रहे नहीं। तो उनका जो जुड़ा हुआ उनसे परिवार है, हम उसे
जिस तरह से जो लोग मदद करने लायक हैं, हम सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर ने हमारे ग्रुप भी बनवाया हुआ है संस्थान में। हमने अपनी क्लास के बच्चों को, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सब उनसे जो भी बन पड़ रहा है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। हम तो कम समय से उन्हें जान रहे हैं, पर जितना भी हमें पता चला तो वो एक बहुत ही मतलब ईमानदार और अपने सिर्फ काम से मतलब, जिसे बोलते हैं काम से मतलब होना, काम करना, और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। ठीक है, और बस अब उनकी यादें ही हैं हमारे साथ, और कुछ नहीं। बघाड़ा में कैंपस है, स्कूल क्या नाम है उसका? एनी बेसेंट। वहाँ पे IAS कोचिंग शुरू हुई थी गुरुकुल नाम से। उसमें हिंदी सर पढ़ा रहे थे। इतनी सुंदर राइटिंग हमने पहली बार देखी। और जैसे ही इन्होंने कविता हिंदी की पढ़ाना शुरू किया, लिखते टाइम मेरी स्पीड कम थी, मैंने पेन उठा ली। उस सबको रोक करके पढ़ाना बंद करके तब इन्होंने कहा, बेटा जो कलम उठा ली हो ना, हिंदी है, खुद और खुदा के अलावा तीसरे को नहीं आती है। बहुत बड़ा संदेश दिया, आज भी याद है, एक टैग लाइन बन गया मेरे जीवन का। हमने तब से आज तक कभी किसी टीचर के पढ़ाते टाइम पेन नहीं उठाया, रख दिया उसको। उसके बाद मैंने इनका परिचय, नाम कुछ भी नहीं पता था। रोजगार मीटिंग लखनऊ में गया था, राजेश सचान जी युवा मंच के नेतृत्व में। वहाँ पे देखा कार्ल मार्क्स के प्रतिरूप की तरह उनका आदर्शवादी स्वरूप ही इनमें हमेशा हमें दिखा। फिर दिल्ली में थे कि नहीं थे ये याद नहीं। उसके बाद अभी अनन्या कोचिंग में मैं ऐसे गुजर रहा था तो वहाँ पे दिख गए, और इनका ऑरा से मैं पहचान गया। इनका न मुझे नाम मालूम था, न गांव पता, कुछ नहीं मालूम, लेकिन ऑरा जो अपनी पहचान देता है वो सबसे बड़ी पहचान होती है। उससे बड़ी कोई पहचान नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस औपचारिक दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा है सर का, क्योंकि हर जगह दो चेहरे लिए हुए व्यक्ति मिलते हैं। भले उनका एक चेहरा हो, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि क्या होती है, समाज में वो दो चेहरा लेके ही घूमते हैं। राजनारायण जी ने कभी अपने सिद्धांतों और अपने चरित्र से समझौता नहीं किया, और उसी कोचिंग में भी कहे थे कि मैं ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीता हूँ, बिछाया हूँ कमरे में दरी, कर्जा काट के मैं सोफ़ा नहीं रखता हूँ, जिसको बैठना बैठे, जाना है जाए। बाकी उसकी बातें बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम भी हो गया है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद मनीष। ऐसे तो राजनारायण जी का मुझे याद नहीं आ रहा था कि हमने कब सबसे पहले उनसे मुलाकात की, लेकिन मुझे खूब याद है कि ये आज के दिन का खूबसूरत इन्होंने बोलना किया था भाषण अपना। बाद के दिनों में ज़रूर हम लोग ये बात रिक्वेस्ट करते रहे कि आइए सर अपनी बातचीत रखिए, और हम लोग कोशिश करते थे कि बोलें, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब भाषण वगैरह नहीं दें। और 90 के दशक में जब लाल बहादुर सिंह यहाँ प्रेसिडेंट थे, उसी दौर के आसपास के थे, और हम लोगों को तो कई बार, बड़े शख्स हैं और उनकी छवि बहुत साफ साफ आंखों में दिखती थी, और उसी तरह के इंटेलेक्चुअल और उसी तरह का आप सोचिए कि जीवन में प्रतिबद्धता, माने विचार के साथ, व्यवहार के साथ, राजनीति के साथ। और अभी लेटेस्ट मुलाकात अमूमन माने चाय की दुकान पे हो, गोष्ठी सेमिनार में मिलते थे और खूब बातें होती थी। माने हमको तो शहर के अंदर कुछ कम इस तरह के शख्स मिले, और मैं तो उस सब साथियों को नाम भी लेता रहता हूँ कि कैसे इस तरह के लोग हैं। लेटेस्ट मुझे जो याद आ रहा है वो हम लोग इसी लोकसभा चुनाव पे बात कर रहे हैं, और हमने खुद सर से कहा कि क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको। उन्होंने कहा तुम ज़्यादा घूम के बताओ। तो मैंने ये सब बातें हुआ, और हम लोगों ने एक बातचीत के साथ ये कहा कि ठीक है। और अक्सर जब भी मिले तब उन्होंने ज़रूर कहा कि सुनील आओ चाय पी लो। मैंने बिना चाय का ऑफर किए हुए वो मानते नहीं, और अक्सर हम चाय पीते थे। और एक बातचीत में उन्होंने ज़रूर ये कहा था, आर्थिक संकट तो था, ये नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा कि हम जनमत पत्रिका के वार्षिक सदस्य नहीं बनेंगे, लेकिन हर महीने चाहिए, और उसका पेमेंट तुम हमसे हर महीने ले लिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी, उनके साथ बातचीत का पहलू था। और उसके साथ भरोसा नहीं होता, माने बातें तो यहाँ ढेर सारी हो रही है, और अंकित जी का सोच समझ और इस तरह के प्रपोजल है। और मैं तो मनीष से पहले भी कह रहा था कि जब हम लोग समाज में रहते हैं, और सिर्फ एक क्राइसिस नहीं, आज जब हम खड़े हैं तो 4 जून का रिजल्ट आ रहा था कि
कि देश में क्या होगा, बहुत दुख होगा, बहुत खुशी होगी, तमाम तरह के उतार चढ़ाव है, वो एक अलग विषय है। लेकिन 4 जून के रिजल्ट के बाद जिनकी आत्महत्या करने की स्थिति आई, वो तो पॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं आई, वो तो नीट के रिजल्ट से आई है। और आज पूरा कोचिंग का खेल, और आप समझिएगा कि आंकड़े साफ साफ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कोटा में कम से कम 20 नौजवान आत्महत्या कर चुके होंगे और सैकड़ों लोग इस कगार पे होंगे कब वो अपना जीवन समाप्त करें। और इसमें हम आप बैठे हुए लोग शायद ही कोई मदद कर पाएंगे। सवाल बहुत साफ है कि आज हम शायद किसी एक समस्या से ग्रसित नहीं हैं। हाँ, लग सकता है कि आर्थिक समस्या एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसके साथ पूरा एक कहिए तो जाल है जिस उधेड़ बुन में हम फंसे हैं। और इस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बाद मैं तो इलाहाबाद में देख रहा हूँ और कई लोगों ने फ़ोन किया कि जितने लोग नीट्स की तैयारी कर रहे थे सब सदमे में हैं, और लगता है कि अगर ऐसी स्थिति रहे तो क्या होगा। और ये कोई आज नई बात तो नहीं है, हम तो यहाँ शिक्षक भर्ती के पेपर लीक से तो परेशान ही रहते हैं, और अब नीट माने कोई ऐसा एग्ज़ाम माने जहाँ इस देश का सबसे ज़्यादा बेहतर भविष्य हो सकता है वो क्राइसिस में। और इसलिए मुझे लगता है कि लड़ाई कहीं उलझी हुई है, और इस परिणाम से, दोनों परिणाम से बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे लड़ना है। तो हमको लगता है कि जितनी ज़्यादा कोशिश किया जाए एकजुटता का और वहाँ से कोई नया रास्ता निकालने का और संगठित होकर कोई प्रयास करने का, ये आज के दौर में कम है। और उसमें हम सबकी भूमिका, यहाँ बैठे हुए हर एक शख्स की भूमिका बहुत बड़ी है। शायद उसको हम लोग कितना निर्वाह कर पाएंगे बहुत मुश्किल है। और हम इस समाज के लिए, माने समाज में जो चुनौती है एक व्यक्ति के रूप में और एक समाज के एक नागरिक के रूप में, वो कितना आगे बढ़ा पाएंगे ये भी मुश्किल है। और हमारे विचारों में टकराहट भी है, वो सब रहेगा। लेकिन राजनारायण होना, माने मैं जिस बात के लिए ज़्यादा याद करता हूँ, एक बहुत साफ समझ कि भाई संघी नहीं होना है, आरएसएस के नहीं होना है, जातिवादी नहीं होना। और आज तक मैंने जिस दिन उनका डेथ हुआ और जब हम वहाँ गए तब हम जान पाए पहली बार कि राजनारायण सिंह यादव। मैं उसके पहले तक यही जानता था कि राजनारायण सिंह माने ठाकुर ही हैं और उनका पूरा व्यक्तित्व, पूरा व्यवहार तो सबड़ मानने से इनकार नहीं कर सकता। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आज के दौर की जो चुनौती है और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, इतना सरल, सहज और स्वाभाविक और इतना इंटेलेक्चुअल होना, न सिर्फ होना और जीना, ये शायद मुश्किल है। और हम सब के लिए वहाँ पहुँचना एक बड़ी लड़ाई है। शायद वहीं से हमें हुई थी और उन्होंने कभी भी विद्यार्थी के रूप में हमसे ट्रीट नहीं किया, एक मित्रवत के रूप में उन्होंने हमको समझा। और शायद इसीलिए उनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि किसी प्रकार का ऐसे भेदभाव न कभी उनसे लगा, न ऐसा लगा कि उनसे डर है कुछ भी पूछने में। और यही सहजता उनसे इतना ज़्यादा लगाव में बढ़ गया कि धीरे धीरे बढ़ता ही गया। और अक्सर वो कहा करते थे कि मुझसे अगर प्रश्न पूछना हो तभी मुझसे बात करना, मुझसे ये ना कभी कहो कि सर आप क्या खाए हैं आज और घर में कैसे हैं, प्रश्न पूछो प्रश्न। वो वैचारिक रूप से इतना हमको मजबूत किए। यहाँ पर विद्यापीठ से उन्होंने हमसे जोड़ा, अंजुमन ए रूहे अदब में उन्होंने बताया उन्होंने कि वहाँ पर जाओ, थोड़ा सा वैचारिक दृष्टि से मजबूत रहो। ज़रूरी नहीं है कि केवल किताबों से ही सब चीज़ आपको मिल जाएगी, किताबों के बाहर की भी दुनिया कुछ देखो, क्योंकि एक सफल जीवन और सार्थक जीवन में बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा स्टेज में रहकर, स्टेज में खड़े होकर बोलना सीखो। इसीलिए मुझे लगा कि स्टेज में खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक श्रद्धांजलि के रूप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि अगर कभी खड़े नहीं होगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन आज सर नहीं है कि वो देखें कि हम स्टेज में खड़े हैं, और शायद पहले भी खड़े हो जाना चाहिए था। 2019 को यहीं विद्यापीठ के बाहर ही हुई थी एक साथी के द्वारा। शुरू में तो बस ये था कि पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे चले जाएंगे, लेकिन सर का व्यवहार मित्र के रूप में भी रहे, कहीं पर गार्जियन के रूप में रहे, कहीं टीचर के रूप में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस रूप में हम उनको समझें। लेकिन हमेशा डांटते रहते थे कि शुरुआत में जैसा हम लोग आए कि बस कोचिंग में पढ़ना है बस, और नौकरी लेना है, चले जाना है, और कुछ सामाजिक चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं था। लेकिन सर बोलते थे कि कमरे में रहते हो,
8x8 के कमरे में पड़े सुकरात बनते हो, जब बाहर निकलोगे तभी सीखोगे। और सर के जरिए से ही हम लोग जितने यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम या साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं कर पाए। और उनका सबसे बात ये खल रही है कि हमेशा हम लोग को कोई समस्या होती थी, सर समस्या है, ये बुक लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, हमें पता नहीं होने देते थे और ख़रीद के हमें खुद दे देते थे। लेकिन उनसे कभी कोई चीज़ पूछो क्या दिक्कत है सर, कोई प्रॉब्लम है, तुम लोग फर्जी की चीज़ में लगे रहते हो, पढ़ते नहीं हो, डांटते रहना। और वही कमी आज सर खल रही है कि अब कौन हमें ऐसा बोलेगा, कौन समझाएगा। राजनारायण जी से मेरी मुलाकातें भी स्वराज विद्यापीठ में होती थी और अंकित ने उनके बारे में बहुत अच्छा बोला, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके विचार के बारे में सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारा आना, उनके बारे में सुनना सफल हो गया। और होता क्या है ना, यहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं जो परेशानियाँ होती हैं आदमी के पीछे ज़िंदगी में, वो देख के समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है देख के समझ में नहीं आती। जब आपके ही कार्यक्रमों में कोई आया हो, वो कम बोल रहा हो, किनारे बैठ रहा हो, ज़्यादा मिक्सअप ना हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और ऐसा सिर्फ एक राजनारायण जी के साथ में नहीं है, अभी भी हम लोग अपने इर्द गिर्द देखेंगे, दाएँ बाएँ देखेंगे तो अभी भी हमें अपने बीच में हो सकता है राजनारायण दिख जाएँ। आखिर हम लोग संगठनों में काम कर रहे हैं, आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, तो उसका कारण तो यही है कि समाज में बहुत सारे राजनारायण हैं, बहुत सारे प्रभाकर हैं, उनके शिष्य जो इस तरह से यहाँ पर बोले हैं, इनकी संख्या 80% से भी ज़्यादा है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे पहचानें, कैसे हम बात करें, हर कोई नहीं खुलता, अपना स्वाभिमान होता है। आप पूछेंगे भी तो लोग मना कर देते हैं, फॉर्मल बोल देंगे हाँ ठीक है। मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है मैं बोल देती हूँ हाँ ठीक है। रास्ता चलते ऐसे ही होता है, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अपना मन खोलना, अपना हृदय खोलना तो बहुत 1 या 2 लोग होते हैं जिनके सामने आप अपने को खोल दें, क्योंकि वो खोलने के बाद में आपको बहुत चिंता होती है कि वो आपको कैसे देखेगा, वो आपको आगे कैसे ट्रीट करेगा। तो ये सब चीज़ें, ये सही बात है कि मंच पर आकर या हम लोग इकट्ठे 10 आदमी बैठ जाएं, वहाँ पे कोई अपने को खोल पाए, मुझे मुश्किल लगता है। ऐसे ही होगा कि हम लोग किसी से ज़्यादा जुड़ें, अपने इर्द गिर्द 1-2 लोगों से हम कोशिश करें कि हम उनसे मिलने पहुँचें, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को, उनके परिवारों को जानें। अभी ये भी हुआ है कि हम में से कुछ लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो ये कैसे बढ़े, कैसे क्या हो, एलिनेशन है समाज में, सबकी बहुत व्यस्तताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनारायण जी के शिष्यों ने यहाँ पर बोला, उनके साथ उनकी कलीग हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला, और आप लोगों से बोल करके, सुन करके ये लगा कि ज़रूरत तो है काम करने की। यहाँ पर फंड की भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, दूसरे संसाधनों की भी ज़रूरत है। उनके 4 बच्चे हैं जिनका भविष्य सामने है, पत्नी है, उनके परिवार में 5 लोग बचे हुए हैं जिनके आगे पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे बहुत लंबी योजनाएं नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आप लोग कोई लंबी योजना बनाएंगे तो मैं उसमें शामिल रहूँगी। और हमने प्रगतिशील लेखक संघ में भी इस बारे में बात की है। हम लोग अपनी तरफ से छोटी सही लेकिन मदद ज़रूर करेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से राजनारायण जी को श्रद्धांजलि देती हूँ। धन्यवाद। सर अपने संस्था के द्वारा और उनकी बच्ची से भी मेरी बातचीत हुई है, और उनकी बच्ची का जो बीएससी फाइनल ईयर की वो स्टूडेंट है, मेरी हमारे यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय से वो बच्ची पढ़ रही है प्रेजेंट टाइम में। तो उसका जो भी आगे जितनी भी वो पढ़ाई करना चाहे वो मेरी संस्था के द्वारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है। और हम लोग उनका श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम भी होने वाला है, उसमें भी जाने वाले हैं। और मेरी वीसी मैम से, जो हमारे वीसी मैम प्रेजेंट टाइम में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में उनसे मेरी बात होगी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी वो पढ़ाई करना चाहती है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, उसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों से भी अगर वो करना चाहती है तो उसके लिए पूरा सहयोग उसकी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसकी फ़ीस पूर्वांचल विश्वविद्यालय देगा। और अगर पूर्वांचल विश्वविद्यालय अगर वो आनाकानी करता तो मेरी जो सुविद्या सेवा संस्थान है, जो मैं प्रेजेंट टाइम में मैं उसमें लीड करता हूँ, उसके द्वारा मैं स्वयं करूँगा। और उसके बाद जैसे पारिवारिक की बात हुई है तो मेरी वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सांसद जी हैं हुए हैं, अब्बास
नकवी जी, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा है, मुख्तार जी के वो बेटे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं 12 तारीख को आपके साथ चलूँगा। और आप सभी लोगों से मेरा यही आग्रह और निवेदन है कि फिर आप लोग भी जैसे जो भी संस्था बनाएंगे उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, जैसे आप लोग की इच्छा रहेगी उस हिसाब से मैं भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसी बात के लिए धन्यवाद। तो मैं सर को लगभग पिछले 15 साल से जान रहा था और सर से हमारी और उनकी मुलाकात को बेसिकली मैं सबसे पहले एक छोटी सी प्राथमिक विद्यालय में ही मैं सेलेक्ट होकर एज अ टीचर था और मेरी इच्छा होती थी कि मैं इस शहर में आऊँ और मेरी खूब इच्छा होती थी कि मैं कोचिंग पढ़ाना चाहता हूँ। ये लगभग बात है 2009 की। तो उस समय सर ने मुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए ख़ासतौर पर यहाँ इतना इंस्पिरेशन दिया कि आप जो कुछ भी मैं जैसे यहाँ अपनी कर्नलगंज में उनके सामने एंजल एकेडमी नाम से संस्था चलाता हूँ और बहुत अच्छा सब कुछ रहा। बस सर से अक्सर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पहले एक दिन मैं शाम को ऐसे जा रहा था और सर मुझे रास्ते में ही यहीं मिले। तो मैं जहाँ भी मिलता था मैं उनसे सर प्रणाम तुरंत मैं उनसे बात करता था, पैर छूता था। जैसे मैं मिला तो मेरा सब कुछ परेशान से लग रहे हैं, तो मुझसे वो थोड़ा सा हंसमुख भी थे क्योंकि मैं उम्र में छोटा था। तो मैं उनसे कहता था सर कि बेटे की तरह भी आप मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। बोले अच्छा बहुत पूछ रहे हो तो चलो 500 रुपये निकालो फिर पहले। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ तो ये नहीं कि सर ने मेरे साथ शायद मजाक किया। दूसरे दिन मेरी संस्था में आए और संस्था में आने के बाद सर ने मुझे 500 रुपये लौटाए। तो मुझे तो कुछ रहा होगा और मैं उस पीड़ा को बाद में महसूस कर पाया सर के जाने के बाद, जब स्थिति जान पाया कि जिस तरीके से सर ने अपनी कमाई वैचारिक क्रांति के रूप में और अपनी वैचारिक विद्वता को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कमाया, वो रियल में केवल और केवल एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ। जैसा कि आज के समय में लोग कमाने के लिए सामाजिक रूप से कमाना, आर्थिक रूप से कमाना, लेकिन एक वैचारिक सिद्धांत भी कमाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनारायण लिया तो मैं जानता नहीं था, लेकिन मैंने सुना अच्छा कि वो जिस कमरे में रहते थे पूरा कमरा जो है पुस्तकों से भरा था और वो जो है इस तरह के व्यक्ति थे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मतलब कि इस तरह का मतलब दुख हुआ। मेरा छोटा भाई जो है आज तक में पत्रकार है, तो उसने फ़ोटो भेजी। फ़ोटो में जो है मुझे बोला भैया क्या आप इन्हें जानते हैं? तो जब मैंने फ़ोटो देखा तो फ़ोटो में चूँकि मैं सलोरी में ही रहता था और फ़ोटो में देखा तो मैंने कहा कि अरे हाँ, अक्सर मैं इन व्यक्ति को देखता था। फ़ोटो में महात्मा गांधी की उन्होंने फ़ोटो बुक लिया है और मतलब जैसा कई वक्ताओं ने कहा कि वो बड़े उनका कपड़ा पहनने का और शरीर था इस तरह की, मुझे मतलब कि कभी उनसे मिला नहीं था। लेकिन चूंकि मैं सलोरी में रहता था और वो भी सलोरी में ही रहते थे, तो आते जाते मतलब वो आकर्षक व्यक्तित्व था कि मतलब न चाहते हुए भी उनको और देखता था और मन में सोचता था कि ये व्यक्ति कौन है। और कई बार मिलने की इच्छा भी होती थी, लेकिन न जानते हुए मैं भी जा रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं। तो इस तरह कभी मतलब आमने सामने हम लोग बातचीत नहीं की। लेकिन मतलब कि चूँकि एक ही स्थान में रहते पर भी कई लोगों ने बोला कि भाई हम कुर्सी पर अगर बगल बगल बैठते हैं तब भी एक रिश्ता हो जाता। तो कहने का तात्पर्य था एक मोहल्ले में रहते, चूँकि वो मैं कारजू कॉलोनी में रहता था और वो पास में रहते थे, तो अक्सर हमारे आपस में एक दूसरे को हमने देखा। राजनारायण जी से हमारी बहुत पुराने दौर की भेंट है। जब हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में तब से फिर मुलाकात थी। उस दौर में जो हम लोग कर सकते थे करते थे। ये यहाँ बात साथी ने बहुत अच्छी कही, नौजवान विद्यार्थी ने, बहुत सारी पीड़ा वो शेयर नहीं करते थे लोगों से। अभी आखिरी मुलाकात मेरी 24 मई को हुई। मैं चुनाव प्रचार करके आजमगढ़ से आया, साथियों ने वहीं गाड़ी खड़ी की, वहीं मैं उतरा, सर की दुकान पर बैठे थे। मैं मिला, बोले डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे हैं? हमने बताया इसे चुनाव में बातचीत हुआ। राजनारायण जी में एक खूबसूरत बात थी जो वो कभी अपनी पीड़ा किसी शेयर नहीं की, अंदर ही रखते थे। और बहुत सारे लोगों से मैं लगभग 30 साल हो गया मुझे इलाहाबाद में रहते। इतना साफ सुथरा व्यक्ति जिससे हमेशा आदर करने का मन करे, ऐसे कम लोग हैं इस दौर में जहाँ पूरा सब मतलब कि सब चीज़ें हो गई हैं।
उसमें एक व्यक्ति राजनारायण सिंह थे जिनको दिल से मन से उनका आदर करने का मन करता था। ये दुख था उनको, जिसका चर्चा लोगों ने किया, वो आर्थिक थी और वो आज से नहीं थी, काफ़ी वर्षों से है उनको, और वो उस पीड़ा को अंदर अंदर वो झेलते रहे। जिससे कि वो अब तो है कि शेर है कि अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। हालत ये हो गई है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, कि लोग जीना भी चाहे तो कैसी जिए। लेकिन बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव बातें यहाँ हुई हैं। मुझे विश्वास है कि जिस विचारधारा के लिए जिन्हें पूरा जीवन राजनारायण ने दिया, वो हम सब यहाँ शहर के तमाम अच्छे समझदार लोग कहते हैं, उस विचारधारा को खाद पानी देकर आगे ले जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी विजन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जोहार। बहुत सुनते सुनते आँखों में आंसू आ गए पूरे कि हमारे शहर में एक ऐसा व्यक्ति था, और मैं सचमुच कहूँ तो मेरे लिए भी बस इसी व्यक्ति के रूप में था जो हमेशा हर कार्यक्रम में, हर जगह, हर आंदोलन, हर जगह आपको एक दीवार की तरह कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी भी लग रहा है कि उनको यहाँ कहीं होना चाहिए था। जब ये घटना सुनी तो और उनके बारे में कुछ चीज़ें जानी, बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा पूरा ये हमारे बीच का जो ये पूरा ये जो पूरी बिरादरी है हमारी, अगर अपने भीतर झांक के देखिए तो एक ऐसा व्यक्ति था जो ना आपको कभी आगे दिखा और ना उसने कभी आगे होने की कोई उसके भीतर कोई इस तरीके की कोई कह लीजिए इच्छा ही दिखी। वो हमेशा कहीं वहीं होता था पीछे, और मैं सल्यूट करती हूँ और मैं अपना सर झुकाती हूँ। और ये जो हमारे बीच में से कुछ बातें निकल करके आई हैं कि हम लोग इस तरीके की एक कोई कम्युनिटी, इस तरीके का सीमा जी ने सुझाव दिया कि हम लोग कुछ इस तरीके का एक बनना चाहिए, और इसलिए बनना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ एक ज़्यादा एक्टिव कम्युनिटी बन सकें और ऐसी घटना फिर से ना हो। हमारे शहर के लिए ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे खुद हार्दिक अपने स्तर पर मुझे बहुत अफसोस है, और ये फिर से ना हो सके इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। कभी मैं ऐसी जगह पे बोला नहीं, ठीक है, लेकिन आज सच की बात आई तो उसे 2 शब्द बोल दूँगा, ठीक है। राजनारायण सर से करीब 5 साल से हमारी मुलाकात है, और वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चे व्यक्ति थे। उनसे जुड़ने के बाद एक बड़े भाई से मिलने वाला जो होता है उस तरीके से हम लोग का संबंध रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी हम लोग के बीच में चर्चा नहीं की कि उनकी आर्थिक स्थिति या किसी चीज़ के बारे में उन्होंने कभी बताया ही नहीं। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन जब मैं उनके कमरे पे गया तब वो किस हालत में रहते थे, किस तरीके से वो पैदल ही कलोरी से लेके हमारी कोचिंग में आया करते थे पढ़ाने के लिए। तो सर से मिल के मतलब क्या बोले उसके बारे में, तो सर का जाना हम लोग के लिए बहुत ही दुख वाला रहा। 40 मिनट पे ग्रुप में लिख रहा है कि मैगजीन की एक प्रति मेरे लिए रख लीजिएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुबह 4 बजे वो चला जाए। ये जो सारी बातें आ गई, कुछ मैं अलग से नया नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोगों की मुलाकात जब यहाँ प्रबोधन चलाते थे प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, तब से प्रगाढ़ता बढ़ी। और मैंने जब ये घटना हुई तो कुछ तस्वीरें अलग पलट के देखी, तो मेरी तस्वीर ठीक राजनारायण जी के बगल में आगे दरी पर बैठी हुई करीब दर्जन पर तस्वीरें मेरे सामने से गुजर गई। कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें ज़्यादा उपस्थिति हो जाए तो एक वो व्यक्ति जो सबसे पहले कुर्सी छोड़ के आगे दरी पर बैठता था वो राजनारायण जी, उसके बाद बाकी लोग, जबकि वो हम सबसे उम्र में बड़े थे। ये छोटी छोटी बातें उनके व्यक्तित्व की, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था इस ओर इशारा करते हैं। और भी 1-2 बातें हैं जो मुझे मतलब, क्योंकि बाकी बातें आ गई तो कुछ व्यक्तिगत बातें कहूँ कि जब मैं उनसे हाथ मिलाता था तो हल्की हथेली बड़ी नर्म हुआ करती थी। ऐसी नर्म हथेलियाँ मैंने बहुत कम, जैसे मेरे पिताजी की हथेली बहुत नर्म,
मेरे बाबा की भी दिली बहुत चीज़ों से वो हाथ मिलाता था तो बहुत अच्छा लगता था, और वो थोड़ी देर हाथ पकड़े रहते थे, हम लोग बगल में बैठ जाएं, सामान्य बातचीत करें। लेकिन ये हम लोगों के संगठन की, हमारी व्यक्तिगत इतनी बड़ी कमी है कि हम इतने घनिष्ठ रूप से आपस में मिले होने के बावजूद उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है उसको नहीं जान पाते। उस दिशा में बहुत से सुझाव आए हैं, निश्चित रूप से प्रयास भी किया जाएगा। हमारी प्रदेश की सचिव रंजना गुप्ता जी ने कह भी दिया है कि हम एक राशि इकट्ठी कर रहे हैं, वो हम पहुँचाएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब तात्कालिक रूप से जिस राशि की ज़रूरत थी वो पहुँच गई है, और अभी बहुत ताज़ा मामला है। हम लोग बहुत ज़्यादा भावुकता में और एक्टिव होकर करेंगे और उसके बाद कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम लोग सब कुछ अभी कर दें, कुछ बचा के भी रखें, क्योंकि 4 संतानें हैं उनकी आगे की शिक्षा है, और भी उनकी पत्नी की बीमारी थी। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में लगाते हुए और हमेशा उनके परिवार से एक संवाद अब तो कम से कम कायम रखें।